सो बेसिकली अभी हमारे साथ मिस्टर गुप्ता थे जी, दिल्ली से, द्वारका से, और अब हमारे साथ एक स्टूडेंट और हैं। थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दे दो अपने बारे में और कहाँ से हो। सो माई सेल्फ मुंगा और मैं सहारनपुर से, यूपी से, और मैं फुल टाइम स्टूडेंट हूँ रिसीवर यूनिवर्सिटी का, और मैं इंटरनेशनल बिजनेस कर रहा हूँ वहाँ से। ओके, इंटरनेशनल बिजनेस आप पढ़ रहे हो मास्टर्स में। मास्टर्स। ठीक है। सो अभी हमने जो फर्स्ट पार्ट किया था उसमें गुप्ता जी ने बताया, हमारे को अपने एक्सपीरियंस बता दिया। भाई वो दिल्ली से हैं और दिल्ली में भी अब एक बड़ी सिटी से आ रहे हो। हाँ जी। तो एक स्टूडेंट आप आ रहे हो, आप कहाँ से आ रहे हो? मैं सहारनपुर से। सहारनपुर से आ रहे हो, तो सहारनपुर से अब आए और रीगा आए, तो लातविया का जो दिन में पर्सपेक्टिव बना था, हाँ जी। क्योंकि जब हम इंडिया से आ रहे होते हैं ना, सिर्फ जद्दोजहद होती है, एडमिशन हो जाए और वीज़ा हो जाए। हाँ जी। एक्चुअल लाइफ तो यहाँ का शुरू होती है। वो तो वीज़ा तो खैर भूल ही जाओ, असलियत तो यहाँ के पता लगता है कि रियलिटी है क्या, रियलिटी एड तो यही करता है। हाँ, तो जो लातविया चूज करने का जो आपका मोटिव था वो क्या? सबसे पहला मोटिव तो मेरा ये था, जब मैं इंडिया में था, एक तो मुझे क्वालिटी ऑफ लाइफ चाहिए थी कि एक बार यूरोप में एंट्री चाहिए, कि कहीं ना कहीं मैं आऊँ, और मैं फाइनेंस फील्ड से हूँ, और मुझे ये पता था कि जो फाइनेंशियल हब है वो बेसिकली यूरोप में बहुत अच्छा है, लक्समबर्ग है, जर्मनी। बट एज एन एंट्री पॉइंट अगर मैं आऊँ बात करूँ तो लातविया अच्छा है। अगर आप डायरेक्टली जर्मनी जाना चाहो, लक्समबर्ग जाना चाहो, वो बहुत डिफिकल्ट है और आपको बहुत फंड्स चाहिए उसके लिए। पहले बात तो आई थिंक डिफिकल्ट होगा इन टर्म्स ऑफ कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से। कमर्शियल पॉइंट, अगर अगर आपके पास एजुकेशन है, आपके पास आइल्स है तो आप जा सकते हो, लेकिन हाँ 22 लाख से स्टार्टिंग होगी। वही मेरी बात है। अगर आपके पास फंड्स हैं और आपका है कि आप जा सकते हो तो आप डेफिनेटली वहाँ जाओ। बट अगर आपको एंट्री पॉइंट चाहिए कि आपको फंड्स पे कम लगे और आपके पास है कि आप जाना चाहते हो, बट आप यहाँ से भी जा सकते हो। मेरे ख्याल से जो बच्चा लातविया आ रहा है वो सबसे पहला इसलिए कि भाई फंड्स कम है। मेरे ख्याल से 90% लोग जो हैं, हमें सुन भी रहे होंगे, जो हमारे स्टूडेंट में बैठे भी हुए हैं, आई थिंक फाइनेंशियली ही पहला चूज कर रहे हो। देखो साफ सी बात है भाई, जितने मर्जी में व्लॉग बना लो, पैसे पहली चीज आएगी स्टडी अब्रॉड में। बाहर पढ़ने जाना है, पापा से मीटिंग होगी शाम को, अगर पैसे नहीं है तो हम नहीं जा पाएंगे ना। तो अगर बेसिकली 3 से 4 लाख रुपए की ट्यूशन फी आपने दे दी, और 3 से 4 लाख के ट्यूशन फी अगर आप आ रहे हो तो हम इंडिया के खर्चे बैठे हुए। वही एज एन, अगर आप इंडिया से ग्रेजुएशन भी करते हो तो भी, अगर आप अच्छे कॉलेज से करते हो तो भी 3-4 लाख रुपए साल के आपके कहीं नहीं गए। अब फंड मतलब फीस दोगे, हॉस्टल्स में रहोगे तो 3-4 लाख तो आपके वैसे लग जाएंगे। अगर आपको यहाँ अपॉर्चुनिटी मिल रही है, आप 5 लाख आपकी यहाँ फीस है मास्टर्स की, और इतना खर्चा भी नहीं है, लिविंग एक्सपेंसेस भी आपके नहीं है इतने, तो आप क्यों नहीं आना चाहोगे आप यहाँ पे यूरोप में? एक बड़ा अच्छा सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है कि भाई आप तो आए हो मास्टर्स में, अब थोड़ा सा रिवर्स करते हैं, आपने बैचलर्स कब करी थी? मैंने 2019 में करी थी, मतलब 2022 में मेरी कंप्लीट हो गई थी। ठीक है, 22 में कंप्लीट करी। हाँ जी। 23 में, तो 22 से 23 में फिर आपने कुछ करा था? हाँ, मेरा बीच में CMA चल रहा था और मल्टीपल कोर्सेज चल रहे थे मेरे उसमें। वो चल रहे थे। अब मैं थोड़ा सा पीछे जाता हूँ कि मान लेते हैं कि अगर आप इंडिया से यहाँ बैचलर करने आए होते, जो बैचलर आपने पढ़ी है इंडिया में और जो बैचलर ये पढ़ाते हैं यहाँ पे, उनमें कितना फ़र्क है? उसमें बहुत फ़र्क है। जैसे इंडिया में हम पूरा थ्योरी पढ़ते हैं, ये कर लो वो कर लो, बट यहाँ पे एक्चुअल है कि आप कंपनी में बैठे करोगे क्या। एक्चुअल में आप PPTs कैसे बनाओगे, एक्सेल पे कैसे वर्क करोगे, माइक्रोसॉफ्ट पूरा कैसे वर्क कैसे करता है, इंडस्ट्री कैसे वर्क करती है, तो प्रैक्टिकल नॉलेज ज़्यादा है। इंडिया में क्या है कि ये पढ़ लिया पास हो गए, वो डट्टे मार लिए वो पास हो गए। बट एक्चुअल में जो कंपनीज़ में जो सिखाया जाता है कि अच्छा तुम्हें कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं आती, तो यहाँ पे वो सिखाई जाती है कैसे सीखो कंप्यूटर एप्लीकेशन, या सीखो तभी तो तुम्हें आएगा, क्योंकि तुम्हें एक्चुअल लाइफ में वही करना है। थ्योरी तो कहीं काम नहीं आती, नो डाउट तुम्हें नॉलेज होनी चाहिए, बट एक्चुअल रियलिटी तो यही है कि तुम प्रैक्टिकल नॉलेज ज़्यादा डिपेंड करती है कि तुम्हें आनी चाहिए, तभी तुम्हें जॉब मिलती है। और मेरे ख्याल से जो हमारे ग्रेजुएट से आपने बीकॉम करी, बीबी की था, बीकॉम की थी। बीकॉम करने के बाद आपने कौन से कॉलेज से की थी? मैंने करी थी हैरी कॉलेज। ठीक है, वो कहाँ पे है? ये सहारनपुर में पड़ता है। सहारनपुर में। आपने कॉलेज से बीकॉम करी, बाहर निकले, अब आप बैचलर इन कॉमर्स से ग्रेजुएट हो चुके हैं। सो आपके पास जो स्किल्स के नाम की बात कर रहे थे, स्किल्स थी नहीं थी? ज़्यादा नहीं थी, मैंने गैदर की। जब मेरा 1 साल बफर बीच में गया है, मैंने सारी स्किल्स गैदर की। मैं CMA सीखा, पूरा एक्सेल सीखा, मैंने मैं स्किल्स गैदर करी थी कि अगर मैं बाहर आ रहा हूँ तो एक्चुअल मेरे हाथ में कुछ तो हो, क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ पे अगर आपको चाहिए कोई जॉब चाहिए तो प्रैक्टिकल नॉलेज ज़्यादा चाहिए आपको। तो गैदर की थी, वो भी आपने एक्स्ट्रा तो टाइम लगा के की। हाँ। देखा जाए तो ये आपकी बीकॉम में होनी चाहिए थी। भाई हमारे प्रॉब्लम क्या है इंडियन एजुकेशन सिस्टम की, एजुकेशन और सिस्टम दोनों में प्रॉब्लम है। ठीक है,
पॉइंट ये है कि जब आप बैक बीकॉम कर रहे थे तो आपकी बीकॉम में ये सारे कोर्सेज क्यों नहीं थे? क्यों आपको जॉब रेडी बैचलर नहीं मिली? क्योंकि हमारे पास जॉब रेडी बैचलर तो है ही नहीं ना, हमारे पास सिर्फ बुकिश बैचलर है। हमने कह दिया बीकॉम बन गए। एक्सेल के फॉर्मूले आपने जिस दिन ग्रेजुएशन की थी, क्या आपको उस दिन एक्सेल के फॉर्मूले आते थे? नहीं, वो तो चलाना भी नहीं आता। चलाने भी नहीं आती थी। देखो मैं फिर बता रहा हूँ, और मैं बताऊँ आपको, मैं आपको नेहा से बात करवाऊंगा अभी थोड़ी देर बाद अगले व्लॉग में, जहाँ नेहा को हमने जब पढ़ाई करवाई तोरिबा यूनिवर्सिटी के अंदर सेकेंड ईयर में, और हॉस्पिटैलिटी टूरिज्म मैनेजमेंट का कोर्स था। तो नेहा ने मुझे बोला, सर मुझे ना, मैंने फर्स्ट सेमेस्टर कर लिया, मेरे 10 में से 9 मार्क्स आए। बहुत अच्छी बात है। कहती थी कि आप सेकंड सेमेस्टर में ना ये मुझे आईटी पढ़ा रहे हैं। मैंने कहा आईटी कैसे पढ़ा सकते हैं, वो तो हो नहीं सकता, क्यों तो आप तो हॉस्पिटलिटी कोर्स में। कहती है आप उनसे चेक करो। तो मैंने क्या करा, इंटरनेशनल हेड को फ़ोन करा, मैंने कहा आप उसको आईटी पढ़ा रहे हो? सामने से आंसर क्या आता है, दीपेंद्र हम उनको पढ़ा रहे हैं एक्सेल, सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ा रही हूँ एक्सेल, ताकि जब ये ग्रेजुएशन कर लेगी और होटल में से काम करने जाएगी तो इसका मैनेजर इन्वेंट्री मैनेजमेंट की बातें करेगा, तो इसको पता तो होगा एक्चुअल। और मेरे पास कोई वर्ड नहीं थे। और जब मैं नेहा के पास गया तो वो कहती कि बेसिकली इसने कहा कि नहीं मुझे पसंद नहीं आ रही है, आप ना मुझे यूनिवर्सिटी चेंज ही कर दो। ठीक है जी, मैं बहुत ट्रू स्टोरी बता रहा हूँ, बिकॉज असली बात ये व्लॉग का मतलब ही सब ये है कि हम आपसे जेन्युइन स्टोरी शेयर करें ताकि आप इससे कुछ सीख सकें। और लिटरली मेरे समझाने के बावजूद भी नेहा ने वो नहीं मानी, उसने नहीं करी वो डिग्री, उसने तोरिबा यूनिवर्सिटी छोड़ दी और एक हल्का प्रोग्राम किसी और यूनिवर्सिटी में दे दिया। अब बेसिकली क्या हुआ कि इसमें उसको स्किल तो आई नहीं। जब वो स्किल ही नहीं आई उसके अंदर तो वो यूज कैसे करेगी? तो जब आपने बीकॉम करी थी तो वो एक्सेल आपकी होनी चाहिए थी अंदर। तो मैं यही एडवोकेट कर रहा हूँ कि जब बैचलर के स्टूडेंट्स हैं, अगर वो आ जाए यहाँ पे अपने 18 साल के बाद की उम्र के बाद, वो 3-4 साल में वो पढ़ाई सीख लेंगे वो तो कि शायद उनको मास्टर की जरूरत ना पड़े इमीडिएटली। वो तो अगर आप ग्रेजुएशन के लिए आते हो, एक तो आपकी यहाँ पे 3-4 साल की ग्रेजुएशन होती है, तो अगर बहुत टाइम है नेटवर्किंग के लिए, सबसे बड़ी बात आप बहुत कुछ गैदर कर लोगे। अगर बात अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है, आप यहाँ आ गए, आप बहुत कुछ नया सीखोगे। इंडिया में तो एक्सपीरियंसेस बहुत कम है, आप कॉलेज जा रहे हो, आ रहे हो, दोस्तों से बात कर ली, बट यहाँ पे क्या आप इंटर्नशिप्स करो, इधर उधर जाओ, नई चीज़ें सीखो, एक्सपोजर लो, इंटरनेशनल स्टूडेंट से बात करो, उनका माइंडसेट क्या वर्क करता है। एज एन इंडिया वहाँ पे हमारा माइंडसेट तो बहुत नैरो है, हमें तो कुछ पता ही नहीं होता कि दुनिया कर क्या रही है। यहाँ पे आके पता लगता है कि दुनिया कहाँ पहुँच गई है, कहाँ चल रहा है, कहाँ टेक्नोलॉजी आ गई है। नो डाउट इंडिया भी बहुत आगे टेक्नोलॉजी में, बिल्कुल बात नहीं है, बट आप फिर भी कहीं ना कहीं हमारा माइंडसेट क्या करता है, हम सुबह उठेंगे वही काम रिपीट करेंगे 9 to 5, रोज़ वही रिपीट करना, हम कुछ नया नहीं सीखते। बट यहाँ पे ये कि कुछ नया तो सीख रहे हो एटलीस्ट, तुम्हारे पास कुछ नया तो कैदर हो रहा है, एक्सपीरियंसेस आ रहे हैं। नो डाउट कहीं पे भी जाओगे रिजेक्शंस आएंगे, ये होगा वो होगा, बट ये पार्ट ऑफ लाइफ है। कुछ नया तो सीखोगे तभी तो आगे बढ़ोगे लाइफ में। बिल्कुल ठीक है। इंटरनेशनल स्टूडेंट के साथ मिलोगे, उनसे कोलैबोरेट करोगे, नए दोस्त बनाओगे, नई नई डिस्कशंस होंगी, कोई नया प्रोजेक्ट करोगे, बैठ के घूम के आओगे। अगर ट्रैवल करोगे, इरास्मस एक्सचेंज करोगे, इरास्मस एक्सचेंज के अंदर बेसिकली आपको बाहर दूसरी कंट्री में जाना ना पड़े, आप वहाँ फ्री में जाते हो, आपके पैसे भी ये भरते हैं। थोड़ा बहुत पता है आपको इस बारे में? हाँ, अगर आप इरास्मस, 2 टाइप के इरास्मस होते हैं, एक ट्रेनिशिप होता है और एक आप कोर्स कर सकते हो वहाँ पे एक्स्ट्रा से, मतलब आप दूसरी कंट्री में जाके पढ़ सकते हो। अगर आप ट्रेनिशिप में जा सकते हो तो वहाँ पे इंटर्नशिप कर सकते हो। अगर आप पढ़ने जाते हो तो उसके लिए भी आप फंड्स देते हैं वो आपको। तो आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि आप यहाँ पे आके पढ़ो, और आगे भी जाने के लिए अच्छे डोर्स ओपन हो जाते हैं इरास्मस की वजह से। आप कोई भी कंट्री में जाके उनका एक्सपोजर लो, जैसे जर्मनी जाओ, फ्रांस जाओ, कहीं पे भी कोई भी यूरोपियन कंट्री उठा लो, तो वहाँ के एक्सपीरियंसेस गैदर करो। लाइफ में कुछ तो नया सीखने को मिलेगा ना, एटलीस्ट बेटर है वहाँ से। तो वेरी ट्रू। सो बेसिकली अब आपने बहुत अच्छी बातें शेयर करी। आप यहाँ पे अपनी पार्ट टाइम जॉब करते हो अभी कोई? अभी तो मैं कोई पार्ट टाइम जॉब नहीं करता हूँ, 2 महीने हुए हैं यहाँ पे आए हुए। ठीक है। 1 महीने पहले मेरा TRP आया था, मतलब मैं हर जगह ट्राई कर रहा हूँ, गैदर कर रहा हूँ। अगर करना चाहो तो यहाँ पे कोई भी रेस्टोरेंट में या कोई भी ले में जॉब तो आप कोई भी कर लो। अगर आपको पैसे ही निकाले तो निकल जाएंगे, बट आपको कोई जेन्युइनली जॉब चाहिए तो आप उसके लिए हासिल करो, मिल तो जाएगी, बट ये तो डेफिनेटली कि टाइम तो जरूर लगेगा, और कहीं भी लगता है। बिल्कुल ठीक बात है। मतलब मुझे भी कभी नौकरी नहीं, टाइम लगेगा भाई। 4 जगह अप्लाई करोगे, रिजेक्शंस आएंगे, फिर कुछ जगह 10 जगह अप्लाई करेंगे, एक जगह एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि हम फॉरेनर्स हैं, हमारे को इंग्लिश स्पीकिंग जॉब चाहिए। इंग्लिश स्पीकिंग जॉब्स हैं, लेकिन बशर्त ये है कई बारी ओपनिंग्स होती हैं, टाइम टू टाइम बंद हो जाती हैं, खुलती रहती हैं। यू हैव टू होल्ड योरसेल्फ। वो तो है, यहाँ पे सबसे बड़ा यही है कि अगर आपके पास पेशेंस है और आप सर्वाइव कर सकते हो, ये माइंडसेट लेके आना है, वो खाना भी खुद बनाना है। एज एन इंडिया हमारा माइंडसेट क्या होता है
कि मम्मी खाना ले आएंगी, मम्मी पानी तक ले आएंगी, हमारा तो ये भी नहीं था कि पानी भी उठ के ले लो। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल। यहाँ पे तो देखना पड़ता ना उठ के अब खाना क्या बनाए, आधा घंटा तो पहले सोचना पड़ा, अच्छा ये खाने में ये बनेगा, अब पानी कौन लेके आएगी, हमें करना है। मतलब ऑल टुगेदर सब कुछ हमारे ऊपर ही है कि तो माइंडसेट ये लेके आना कि भाई अब जो हो तुम ही हो, सेकंड पर्सन भी तुम्हारी हेल्प कुछ नहीं करने वाला। तो आपका जो खर्चा है, अभी गुप्ता जी ने बताया था उनका खर्चा कितना आ रहा है, आपका खर्चा कितना आता है? ऑल टुगेदर हमारा सेम ही ऑलमोस्ट, क्योंकि हमारा राशन सेम ही आया था, हम दोनों लेके आए थे, तो वो तो सेम ही हो गया। ठीक है। ऊपर से ये है कि अगर आप जो खर्चा आता है, जैसे 100 यूरो तो रेंट है, और महीने का जैसे हम राशन तो ले आते हो, ऊपर से अगर आप दूध दही लेते हो, सब्जी वगैरह, तो ज़्यादा महंगी नहीं। अगर मैं कंपेयर करूँ इंडिया से तो सेम ही रेट है ऑलमोस्ट। अगर आप दूध भी लेते हो तो कितने का पड़ जाता है, मतलब अगर मैं लेता हूँ 1.5 लीटर दूध लेता हूँ तो 1.19 यूरोज़ का पड़ता है मेरे को। तो इंडिया, और सबसे बड़ी बात है, चलो थोड़ा एक्सपेंसिव बट क्वालिटी बहुत बेटर है। अगर आप बेकरी आइटम्स की बात करो, डेयरी आइटम्स की बात करो तो बहुत बेटर है। अच्छा। बट अगर आप खाना लो तो इंडियन ही खाना, मतलब मसाले वसाले इंडिया से ही लेके आना जो भी, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा दिक्कत आती है यहाँ पे। बट ऐसी बात नहीं है कि इंडियन शॉप्स नहीं है यहाँ पे, वो भी कोई ऐसा नहीं है कि सब मिल जाता है आपको, बट थोड़ा एक्सपेंसिव है। ठीक है। जैसे अगर हम वहाँ से चावल लेके आए थे तो वहाँ पे हमें 450 के पड़े इंडिया में, बट अगर आप यहाँ से लेते हो आपको 17 यूरोज़ के पड़ेंगे, 1700 रुपये के। अच्छा। बट ये बड़ी बात है कि आपको वही स्वाद मिल रहा है इंडिया गेट वाला ही, तो ठीक है। ऑब्वियसली बिजनेस है ना, और उन्होंने वहाँ से माल उठाना है, फिर उसको इम्पोर्ट करना है, फिर उस पर किराए भी देने अपने, तो वो तो देखो महंगा मिलेगा। तो ऑब्वियसली, लेकिन अगर एज ए स्टूडेंट आ रहे हो तो पैसे देखो, स्टूडेंट की मैंने कहा ना, स्टूडेंट का एक्सपीरियंस ले लोगे तो आपका ईजी हो जाएगा, क्योंकि वो कह रहा है कि मैं घर से लेके आया हूँ, तो आप भी तो लेके आ सकते हो। अब आप ये वीडियो देख रहे हो, अब आप चाहे लिथुनिया जाओ, लाटविया जाओ, कहीं भी जाओ, आपको पता है कि मैं 23 किलो का एक्स्ट्रा बैग ऐड ऑन करवा लूंगा टिकट के अंदर, और उस 23 किलो को पूरा राशन से भर लूंगा। नहीं, नो डाउट। अगर आप मैं तो ये कहता हूँ आप राशन ही लेके आओ, कपड़े तो आप मिनिमम टू मिनिमम लेके आओ, क्योंकि यहाँ पे कपड़े सस्ते हैं। मतलब अगर मैं कपड़े लेने भी गया था तो 3-4 यूरो का तो पजामा आ जाता है, वो सेम वही है। और इंडिया में तो जब बल्कि महंगा मिलता है, आपको 300 रुपये का पजामा अगर लातविया में आके मिल रहा है और अच्छी क्वालिटी में, तो वहाँ से क्यों लेके आना। जीन्स भी सस्ती है, शर्ट्स भी सस्ती है। और स्टूडेंट लाइफ में ना आपको जो बेसिक कपड़े चाहिए होते हैं वो यही चाहिए होता है, वही है ना। आपको कोई ज़्यादा गुची है, आपको प्राड़ा चाहिए नहीं बैठ वो के। तो आपके ऊपर है कि आप बहुत रईस हो तो बात अलग है। बट अगर आप एज अ स्टूडेंट हो तो आपको क्या चाहिए, थोड़ा बेसिक्स चाहिए, शूज़ वो ले लो क्योंकि आपको वही शूज़ पहनने हैं। और यहाँ पे बर्फ़ ज़्यादा पड़ती है, स्नो बूट्स ले लो, वही चल जाएंगे आपके साल भर। और वो भी ज़्यादा यहीं से आके लो, एक्सपेंसिव तो नहीं है। अगर स्नो बूट्स की बात करो तो वो भी 18 यूरोज़ के आ जाते हैं। 1800 रुपये अगर आपको जूते यहाँ मिल रहे हैं तो वहाँ से क्यों लेके आना सामान। मतलब एक रियलिस्टिक अप्रोच लेके बंदा अगर आ रहा है वहाँ से, क्योंकि मैं अपनी यूरोपियन एजुकेशन ले जा रहा हूँ, अच्छी क्वालिटी एजुकेशन एट अफोर्डेबल प्राइस, अगर हम इस स्टेटमेंट को बोले तो ये पूरी फिट बैठती है। ठीक है। सो जितने भी स्टूडेंट यहाँ पढ़ रहे हैं, पढ़ने के बाद बेसिकली कुछ बच्चे यहाँ से आगे जॉब करने के लिए बाहर चले आते हैं, कुछ जॉब्स यहीं कर रहे हैं, तो यहाँ इंडियन पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, हर सेमेस्टर में काफ़ी इंक्रीज हो रही है। तो इसका मतलब पॉपुलर ज़्यादा हो रही है लातविया। मैं अगर मेरे पर्सपेक्टिव से बात करते पॉपुलर ज़्यादा हो रहा है। ऐसा अच्छी यहाँ पे पढ़ाई सस्ती है तो इंडिया ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि यहाँ आना। आपको शेंगन वीज़ा मिल रहा है तो उससे बड़ी बात कि आप कहीं भी ट्रैवल कर सकते हो, कहीं भी जा सकते हो। मैं यहाँ बैठे बैठे कहीं भी कोई भी यूरोपियन कंट्री में ट्रैवल कर सकता हूँ विदाउट वीज़ा, तो उससे बड़ी बात क्या है। तो तभी यहाँ इंडियंस एनरोल कर रहे हैं। अगर आप कोई भी अदर कंट्रीज में भी जाते हैं जैसे कनाडा, US, ऑस्ट्रेलिया, ये लोग ज़्यादा टारगेट करते हैं, बट वहाँ पे भी सब जगह हालात सेम ही ऑलमोस्ट इंडियंस के। अगर आप कहो तो स्ट्रगल तो आपको सब जगह ही करना है, मगर अगर आपको कहीं ईजी जाके कुछ मिल रहा है तो आप क्यों नहीं ट्राई करोगे। वहाँ आपको 20-25 लाख लगा के जाना पड़ेगा, यहाँ आप 3-4 लाख में पहुँच जाओ। वही एटलीस्ट आपको यहाँ के लगेगा तो आप इंटरनेशनली आए हो, तो नहीं इंडियंस ही दिख रहे हैं हर जगह। मैं अगर क्लास में भी जा रहा हूँ मुझे एटलीस्ट ये तो लगता है कि चलो सारे मेरे टीचर्स इंटरनेशनल है, कोई कहाँ से स्टूडेंट्स अलग अलग जगह से है, तो एक अच्छा लगता है कि नया एक्सपोजर मिल रहा है लाइफ में। ग्रेट। सो बेसिकली अगर हम बात करते हैं जो स्टूडेंट इंडिया से आ रहे हैं, अगर वो बैचलर करने आ रहे हैं तो क्योंकि वो 18 ईयर्स के होंगे तो यहाँ पे पहुँचते वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, मेंटली इंडिपेंडेंट है, इमोशनली इंडिपेंडेंट है। तो वो 4 साल जब वो यहाँ काटेंगे, आपको लगता है कि वो उनके जो फाउंडेशन है बहुत स्ट्रॉन्ग बन जाएगी? वो तो है, आपको बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा, बहुत ज़्यादा कुछ। आई थिंक जो आपको एक्सपीरियंसेस मिलेंगे यहाँ के वो आपको बहुत आगे तक तो ले जाएंगे लाइफ में। आपकी ग्रोथ सबसे बड़ी बात है, अगर आप यहाँ रह लोगे आपको सब पता लग जाएगा रूल्स रेगुलेशंस क्या हैं। नेटवर्किंग सबसे बड़ी बात आपकी वो बन जाएगी। आपको अगर वर्क परमिट मिल जाए तो उससे अच्छी क्या बात है यहाँ से। और 4 साल नेटवर्किंग के लिए तो मोर देन इनफ है आई थिंक। ये था हमारा एक अंडरस्टैंडिंग एंड डिस्कशन बेसिकली कि इंटरनेशनल स्टूडेंट की लाइफ जो है, इंडियन स्टूडेंट खासकर मैं बात कर रहा हूँ, वो कैसी रहेगी यहाँ पे। कि आपने दोनों स्टूडेंट से मिले, बात करे, डिस्कशन किया, और दोनों स्टूडेंट की अपॉर्चुनिटी थी
कि ये लो ट्यूशन फी वाली यूनिवर्सिटी भी ले सकते थे, लेकिन इन्होंने फिर भी लिया एक ऐसी यूनिवर्सिटी जहाँ पे क्वालिटी एजुकेशन है। एक दो यूनिवर्सिटी यहाँ पे ऐसी भी हैं जो एकदम फ्रॉड है। मैंने तो उन पर वीडियो बनाया था पहले, इसको इज़्मा बोलते हैं। इज़्मा नाम की यूनिवर्सिटी से बच के रहना है। 400-400 यूरो की एप्लीकेशन फी ले लेती बच्चों से, ट्यूशन फी ले लेती है, रिफंड करती नहीं है। मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आज से 1.5 साल पहले मैंने फिर से व्लॉग बनाया था उसके ऊपर। उसके बावजूद भी और काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे उस ब्लॉग के ऊपर कि जी हमने ही पैसा बहुत लूज़ कर दिया है। तो इज़्मा से हमने बच के रहना है, होटल स्कूल से हमने बच के रहना है। ये 2 ऐसे कॉलेजेस हैं जो आपसे पैसा भी ले लेंगे और पढ़ाई के नाम पे तो कुछ मिलना है कुछ भी नहीं। आपका ये डिसएडवांटेज, आपने इज़्मा में एडमिशन लिया, आपको टीआरपी नहीं देते वो लोग। अगर बार टीआरपी नहीं आप रहोगे कैसे यहाँ पे, क्योंकि आपको तो वीज़ा एक्सपायर हो जाएगा ना 3 मंथ्स बाद। वेरी गुड। तो वो तो आपको वीज़ा ही नहीं दे, वो आपको टीआरपी देने उनको तो वीज़ा ही नहीं मिल रहा ना आजकल। वही तो, अगर 100 में 1 को वीज़ा मिल भी गया, वो 2-4 को वीज़ा मिल गया 100 में से, तो वो क्या कर रहे हैं बेसिकली, एक पूरा नेक्सस है, पूरा एक ये स्कैम है जहाँ पे बच्चे फंस रहे हैं। और आज मैं यहाँ बैठा हूँ और लकीली मैंने बात मेरे दिमाग में आई तो मैंने पूछ ली इनसे। तो आप भी मान रहे हो कि इज़्मा की जो गेम है, मैं मिला हूँ बहुत लोगों से जो इज़्मा में है अभी। अच्छा, जो लोग इज़्मा में है ना, वो यहाँ पे आई थिंक 6-7 साल से बैठे हैं। अच्छा। और वो लोग या तो एवोल्यूशन में काम करते हैं या तो बोल्ट करते हैं। अगर आपका माइंडसेट ही हुई है कि भाई यहाँ आगे ऐसी जॉब करनी है, तो वो बात आपकी अलग है, आपको फंसना है आगे, आप ज़िंदगी यहीं काटनी है, 2 नंबर में रहना है, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको सीधे सीधे काम करने है तो अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लो, पढ़ाई अच्छी है, सब कुछ सीधे काम हो रहा है और आगे भी आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाएंगी उसकी वजह से, तो आप रिस्क क्यों लेना ना लाइफ में। बिल्कुल ठीक। तो चलें जी, हेलसिंकी का टाइम हो गया है, फ्लाइट का टाइम हो गया है, अभी और 2 घंटे मेरी फ़्लाइट है। तो चलते हैं हेलसिंकी और मिलते हैं प्रभजोत कौर को और उनसे पूछते हैं। ये जो प्रभजोत कौर का मेरा व्लॉग बनने वाला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट व्लॉग है, सुनना ज़रूर आप, क्योंकि ऐसा व्लॉग शायद आपको पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलेगा। इंडिया टू डेनमार्क, डेनमार्क टू पुर्तगाल, पोर्चुगल से वापस आ जाना, आके फिनलैंड चले जाना वापस, और अब फिनलैंड में जाके अपनी सेटलमेंट पूरी करना। ऐसी एक कहानी जो बहुत ही यूनिक दिखने को मिल रही है, बट बहुत सारी चीज़ समझने को मिल जाएंगी हमारे को। तो चलते हैं हेलसिंकी और डिस्कस करते हैं अपना अगला ब्लॉग हेलसिंकी के अंदर। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.